दामाद की गर्दन, ससुर का खंजर, गाजियाबाद में मौत का मंजर। धर्म के नफरत की ऐसी आग, मिटा दिया अपनी ही बेटी का सुहाग। नितिन राठी की लव मैरिज का ससुराल वालों ने लिया खूनी इंतकाम। नितिन के रोते परिवार ने योगी सरकार से मांगा एनकाउंटर वाला इंसाफ। जिस नितिन को उतारा मौत के घाट, उसके घर पहुंचा एनएमएफ न्यूज। नितिन के परिवार ने बताई पूरी बात, उसे कैसे उतारा गया मौत के घाट। मार गया, गला दबा दिया, मुस्कान न बुलाया, बीवी तो मेरा बैठा गया। उसका चेहरा ऐसे हो रहा था, मैंने बहुत आवाज लगाती रही, मैं कहा भाई भाई भाई, लेकिन मेरा भाई नहीं बोलना। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं गाजियाबाद में मौजूद हूं। गाजियाबाद में एक ऐसी घटना सामने आती है जिसके बाद लोगों की सुनने के बाद रूह कांप उठेगी और रिश्ते की जो बात होती है, रिश्ते में भी कहीं ना कहीं सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, मैं इस समय गाजियाबाद में एक कॉलोनी में मौजूद हूँ और गीतांजलि कॉलोनी है भैया, गीतांजलि कॉलोनी है, वहां पर मौजूद हूँ मैं। 30 तारीख की घटना है जहां पर विनीत नाम के एक, नितिन नाम है, विनीत, नितिन नाम है, नितिन नाम के एक शख्स की गला दबाकर हत्या कर दी जाती है। हत्या इसलिए की जाती है कि 10 से 11 महीने पहले नितिन ने शादी की थी मुस्कान से। मुस्कान मुस्लिम फैमिली से आती थी, उससे नितिन ने शादी की। शादी करने के दौरान उसके घर वाले, मुस्कान के घर वाले नाखुश थे, जिसके बाद उन्होंने धमकी भी दी थी कि शादी तो कर लो लेकिन बचोगे नहीं। इस तरह की कई बातें उन्होंने की थी। वही हुआ 10 से 11 महीने के बाद, जब नितिन को अगवा करके, नितिन के भाई को और एक पड़ोसी को अगवा करके ले जाया जाता है और जंगल की तरफ ले जा करके गला रेत कर मार दिया जाता है, गला दबाकर मार दिया जाता है। साथ में उसके भाई का भी गला दबाकर मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन भाई वहां से बच निकला और वहीं नितिन की जो है वो मौत हो गई। तो नितिन के घर पे मैं आया हूँ, उनके भाई हमारे सामने यहाँ पर है, उनके परिवार वाले हैं, समाज के लोग हैं। उस समय क्या घटना हुई थी, उस समय घटना के दौरान उनके भाई खुद मौजूद थे, इनके ऊपर भी हमला किया गया। सीधा इनसे बातचीत करते हैं, इनकी पूरी वारदात को जो है समझने की कोशिश करते हैं। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? अमित कुमार सर। अच्छा, आप नितिन के बड़ा भाई हूँ जी, अमित कुमार। नितिन का गला दबाकर उनको मार दिया गया और आप भी उस समय मौजूद थे। क्या कुछ हुआ था, स्टार्टिंग से बताइए। सर, उसकी घरवाली जो थी वो मोमडन उससे विलोम रखती थी। हमने उनकी शादी अपनी मर्जी से कराई, उसके घरवाले उसमें शरीक नहीं थे। हाँ जी, वे इस बात से बेहद नाराज थे, इस बात को लेकर। हाँ जी, हिंदू में शादी कर रही है इसलिए। और जब शादी होकर आए थे आर्य समाज मंदिर से हम, तो उसने, लड़की ने अपने घर पे फ़ोन भी किया था, तो उसके घर वालों ने उसको यही कहा कि मतलब शादी तो तुम कर लो इससे, लेकिन हम मार जरूर देंगे इसको। अच्छा, धमकी दी? हाँ जी, उसी समय धमकी देती थी। हाँ। तो 10 महीने से करीब 10 महीने से वो हमारे पास रह रही थी, प्रेग्नेंट भी है। अभी 2-4-10 दिन के अंदर उसकी डिलीवरी भी होने वाली है। हाँ जी, रविवार की घटना है कि रविवार के समय दिन में उनके करीब 2 बजे के आसपास वो सो कर उठी, लेट सो कर उठी। उसको कहीं जाना था नितिन को। उसने कहा कि भाई सुबह टाइम से उठ जाती, मुझे खाना वाना मिल जाता तो मैं कहीं काम से चला जाता, कुछ काम था मुझे। इस बात को लेकर उनमें आपस में कुछ बहस हो गई। कुछ बातें ये भी थी कि मतलब वो उसको घूमने फिरने को बोलता था, क्योंकि पूरा ही टाइम चल रहा है ना उसको, तो डॉक्टर ने बता रखा था कि थोड़ा घूमा फिरा भी कर। तो वो नहीं घूमती फिरती थी, वो सोती रहती थी। इस बात को लेकर उनके आपस में कुछ झगड़ा हुआ। उसके मुस्कान के पता नहीं दिमाग में क्या आई, उसने तुरंत ही अपने घर जाने का फैसला ले लिया कि मैं तो अपने घर जा रही हूँ। उसने भी गुस्से में कह दिया, क्या लगे जा तुझे तो जाना ही है। ऐसे बोलते हुए अपना वो भी बाहर को निकल गया और वो इधर को निकला, वो उधर के निकल गई। जब घर आके देखा उसने, तो उसने सोचा कि ऐसी कर रही होगी झूठ मूठ। आके पूछा मम्मी वो कहाँ है, कहने लगी भाई हम तो उसे पकड़ने के लिए भी गए, लेकिन वो मुझे भी धक्का दे के चली गई। बुढ़िया औरत है हमारी माँ, 70 साल की, उसकी हाथ में कहाँ रही है, वो जवान बहू है। फिर अगले दिन शाम को हमारे पास फ़ोन आता है, तकरीबन 6 बजे के आसपास, उसके पापा का और उसके चाचा का। उसके पिताजी का नाम है मेहरुद्दीन और चाचा का नाम है आसिफ अली। हाँ जी, इनका फ़ोन आया, कहने लगे भाई कोई बात नहीं, आपस में झगड़ा वगड़ा तो हो ही जाता है घर परिवार में। ऐसे हमें उन्होंने गाइड किया, हमारे भी सोच बदल गई। मैंने कि चल यार, इनके मन में भी कुछ नहीं है।
मैंने कि भाई फिर चलो कर लो बात। कहने लगे तुम यहाँ भोपरे आ जाओ। मैंने कि भाई भोपरे नहीं आएंगे हम, तुम्हें आना है घर आ जाओ। भोपरा कहाँ है? भोपरा पड़ता है जी यहाँ से कम 9-10 किलोमीटर, अच्छा। दिलशाद गार्डन से पहले। मैंने कि वहाँ नहीं आएंगे। फिर उन्होंने कहा जावली आ जाओ। मैंने कि हम जावली भी नहीं आएंगे, ज़्यादा ही तुम्हें घर आने से परेशानी है तो तुम हमें बंद फाटक पे मिल लो, हमारी लोनी बंद फाटक पे बैठ के बातचीत कर लेंगे। हाँ। तो मम्मी हमारी अपने घर गई हुई थी। हमने सोचा, मैंने कि चल यार बड़ी औरत है, ताई जी है हमारी एक, उसको लेके चलते हैं। उसको लेके, अपनी ताई को लेके हम दोनों भाई फाटक पर पहुंच गए। फाटक पर जाके देखा तो हमने वहाँ सेंट्रो गाड़ी में 3 व्यक्ति बैठे, एक मेहरुद्दीन, एक उसका चाचा और एक लड़का और था, उसको मैं जानता नहीं हूँ, हल्की सी उसमें शरीर का था। वहाँ जाने के बाद हमारी आपस में दुआ सलाम हुई, अच्छे से व्यवहार करा उन्होंने हमारे साथ। दुआ सलाम में बैठ के कहने लगे भाई गाड़ी में बैठ लो, बातचीत कर लो। गाड़ी में बैठ गए, बातचीत होती रही। हमें भी ऐसा लगा कि ये अपनापन कर रहे हैं हमारे से। कहने लगे भाई चलो, रात तक तो हमारे पास थी लेकिन सुबह अपनी बुआ के यहाँ चली गई, वो वहाँ से ले आते हैं। मैंने कि ऐसे कैसे ले आए? मैंने की बात कराओ तुम हमारी, क्यों भाई ये जो आदमी हमारे पास रह रहा है हम तो उसी पे विश्वास करेंगे ना, हम सामने वाले पे थोड़ी ना करेंगे जो हमारे साथ नहीं रह रहा है। उन्होंने उसके चाचा ने अपने फ़ोन से हमारी बात करवाई लड़की से। उसने कहा जी हाँ आ जाओ, मैं भोपखेड़ी में हूँ और मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। मैंने कहा ठीक है। लड़की बोली? हाँ जी। हम उसके भरोसे हम वहाँ से चल दिए। हमें नहीं पता था उनके अंदर क्या चल रहा है, क्या उनकी फील्डिंग है। हमें तो वो यहाँ से जावली से गाड़ी घुसाई उन्होंने और इस स्थल को निकाल ली, भनेड़ा गांव के बाहर निकाल ली गाड़ी उन्होंने। फिर उस समय आप थे, आपका भाई था? हाँ जी। और एक कोई पड़ोसी? हाँ जी, हमारी ताई जी थी वो पड़ोसी। हाँ जी, हम 3 थे उनके साथ में, 3 ही हुए थे। सेंट्रो गाड़ी थी, 4 आदमी पीछे बैठे थे, हम 2 आगे थे। तो आप उनकी गाड़ी में बैठ गए? हाँ जी, हम उनके गाड़ी में बैठ गए, जाने लगे। तकरीबन 7 बजे हम मोहम्मदपुर का नाला पड़ता है एक, भनेड़ा गांव से निकलते इस पे भूपखेड़ी वाले रास्ते पे, उन्होंने गाड़ी मेन रोड पे से उतार के पटड़ी पे ले ली, उसकी नाले की पटड़ी पे, कच्ची पटड़ी पे। और रास्ता बंद था। हमें महसूस हुआ, मैंने कि भाई जंगल की तरफ ले जा रहे हैं, मेन रोड पे को ले जाते तो गांव में ले जाते हैं। हाँ जी। तब आपको लगा कि आपको किडनैप करके ले जा रहे हाँ हैं? जी, हमें कुछ ऐसा महसूस हुआ। अच्छा, हाँ। हम कहने लगे भाई कहाँ ले जा रहे हो? तुमने पीछे ध्यान दिया तो पीछे से गाड़ी की लाइट और आ रही है हमारे पे। पीछे एक और गाड़ी स्विफ्ट डिजायर खड़ी थी वहाँ पे। एक और गाड़ी आ गई? हाँ जी, अच्छा। स्विफ्ट डिजायर वहीं खड़ी थी। मैंने सोचा, मैंने कि आगे जा रहे होंगे, मुतने उतने खड़े हो गए होंगे, हमें क्या पता ही हमारे पीछे ही आएंगे। पीछे से गाड़ी लगा दी, 4 आदमी उसमें से उतरे। तो वहाँ से एक दूधिया जा रहा था, वो उसने बोला, कहने लगा भाई इधर कहाँ जा रहे हो? फार्म हाउस है वहाँ पे एक, ग्रीन के नाम से, पता नहीं क्या है उसका नाम, मेरे पता नहीं, उसमें कोई आदमी काम करता होगा तो उसको दूध वूध देने गया था वो। हमने उससे पूछा भाई, मैंने कि ये आगे रास्ता? कहने लगे भैया आगे तो बंद है, ये कहाँ जा रहे हो तुम? तो हम शक हुआ, हम वापसी चल दिए वहाँ से। तो ये हमारे बार बार हाथ पकड़ने लगे, कहने लगे सुनो तो। हम यूँ करते करते रोड पे आ गए। रोड पे आने के बाद उन्होंने क्या, मतलब हमने सबसे पहले अपनी ताई को सेव करना चाहा। एक मोटरसाइकिल आ रही थी दूसरी दूधिया की मेन रोड पे, को हमने गाड़ी को हाथ दिया, लेडीज को देख के उसने हाथ देते रोक दी। कह रहे हाँ भाई अब बोलो। मैंने कि भाई जी ऐसा ऐसा बात है, हमारे ताई जी को वहाँ तक पिकअप कर देना आप मेन रोड तक, वहाँ से आगे कुछ कन्वेंस ले लीजिए। कहने लगे ठीक है भाई। अब हमने वो निकाल ली, उन्होंने तो हमारे पास एकदम हाथ छोड़ दिया, ना गाली दी ना कुछ कहा। भाई भाई से एकदम आगे भी हमारे साथ में। भाई भाई सीधा गाली? हाँ जी, हाँ जी, आगे एकदम। हमारे दोनों भाइयों के गले दबा लिया हम। आपका भी गला दबाया? हाँ जी, मेरा भी गला दबाया, मेरे निशान है, अच्छा, ये निशान? आप इससे जूम करके देखो। पास में आके देखो। हाँ जी, आपका भी गला दबाया? हाँ जी, मेरा आपको गला, हाँ जी, जान से मारने की कोशिश की है। टोटल कितने लोगों को? 7 आदमी थे साहब। मतलब जो दूसरी गाड़ी है उसको मिला के साथ? हाँ हाँ जी, 7 आदमी हो गए थे। तो फिर हाँ आधे ने आपको पकड़ा, आधे ने आपके भाई को? हाँ जी, 3 आदमी मेरे पे लगे हुए थे, 4 मेरे भाई पे लगे हुए थे। लेकिन मेरे भाई के छाती पे जो आदमी बैठा था वो आसिफ बैठा था, आसिफ अली नाम है उसका। अच्छा। वो लड़की का चाचा, उसने मेरे भाई की गला घोट के हत्या करी है। और मेरे सामने जब मेरे भाई के पैर फटकने बंद हो गए तब पर पता नहीं प्राकृतिक मुझ में कहाँ से जान आई, अब जो मैं उनके हाथ में से चुंगल में छूट के भाग गया, और नहीं तो मुझे भी वहीं खत्म कर देते हुए उसी समय। तो आप वहाँ से कैसे भागे? खेतों खेत भागा मैं, नंगे पैर भागा। तो कितना भागे? हाँ जी, खेतों खेत भागा मैं। जब मुझे भी दिखाई देना बंद हो गया, उनको मैं दिखाई देना बंद हो गया, तो मैंने गेहूं के खेत में बैठ गया। मैं गेहूं के खेत में बैठ गया, मेरे जेब में फ़ोन था, मुझे यूँ डर हो रहा, मैंने कि फ़ोन की घंटी अगर बज गई ना, कोई फ़ोन आ गया
तो मैंने कि तो यहीं पकड़ा जाएगा, और उन्होंने मुझे टॉर्च से, फोन की टॉर्च से ढूंढा भी है। हाँ, लेकिन बस परमात्मा का ये शुक्र रह गया कि मतलब फोन पे मेरे फोन नहीं आया कोई, नहीं तो मैं भी मारा जाता वहीं के वहीं। फिर मैंने आके तकरीबन 7:45 का समय होगा। हाँ जी, चौधरी फार्म हाउस है, वहाँ रोड पे चढ़ा मैं, खेतों खेत। वहाँ आके मैंने 112 पे कॉल करी, और आशीर्वाद में जो भीड़ चल रही थी पार्टी वार्टी की, मैं उसमें घुस गया। हाँ, पुलिस वालों ने कहा भाई आधा घंटा लगेगा। मैंने कहा साहब आप आके मुझे फ़ोन कर देना, मैं मेन रोड पे ऊपर आ जाऊँगा, नहीं तो मैं ऐसी जगह बैठा हूँ जहाँ मैं सेफ हूँ फिलहाल के समय। तब पुलिस आई, जब पुलिस हमें मुझे चौकी में लेके गई, फिर मेरे साथ वहाँ भी मतलब बदतमीजी करने लगे वे पुलिस वाले भी, कहने लगे बदतमीजी की मतलब किसी को भी उठा लाते हो, उन्हें वो डांट रहे उल्टा ही पुलिस वालों को, कहने लगे किसी को भी उठा लेते हो तुम चौकी में, तुम्हारी कार्रवाई है 112 की, तुम जाके तहकीकात करो क्या हुआ है। फिर खैर वो एसआई हमारे साथ चल पड़ा, वो एसआई हमारे साथ गया। फिर घटना स्थल पे उसने जाके इधर उधर देखा, मैं कहा साहब मेरा भाई यहाँ पे मारा था, तो मेरे भाई की लाश वहाँ नहीं मिली। नहीं मिली। हाँ जी, उन्होंने उठा के कम से कम 200-300 मीटर आगे डाल रखी थी गड्ढे के बाद वो सर बॉडी को उठा के ले गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, गड्ढे में डाल रखी थी। तब हम वहाँ से मतलब सारे को देख के चल दिए ना कि मतलब है नहीं यहाँ पे। तो हम जैसे आगे वैन थी मेरे साथ में, मोटरसाइकिल पे भाई थे 2 मेरे, आगे आगे हमारी जिप्सी के आगे। तब तक आगे थे हाँ जी, घर वाले आगे थे। तो इसकी मेरी वैन की उसकी नज़र पड़ी भाई की चप्पलों पे हमारे, वो चप्पल रोड पे पड़ी थी। कहने लगी भाई की चप्पल है भाई ये तो। इन्होंने उतर के आगे को झुक के देखा तो भाई पड़ा हमारा गड्ढे में। जब इन्होंने रोला मचा, जब वो खींचा, जब रोना पीटना वहाँ, जब उठा के पुलिस उठा के लाई वहाँ से। अब ये सारी दुखद घटना हमारी। ये घटना आपको क्या लगता है, ये आप हिंदू थे, वो मुसलमान थे, उनके घर में शादी कर लिया उसकी बेटी से, इसलिए हाँ हाँ जी, हिंदू मुस्लिम वाली कहानी थी बस। अगर वही लड़की किसी उन्हीं के समाज में होती तो वे ऐसा नहीं करते, नहीं मारते। आपने सुना है किसी मुसलमान ने मुसलमान दामाद मारा हो अपने घर पे बुला के? सुना है? ये समाज भी बैठा है, इनसे पूछ लो, नहीं मारता। लेकिन एक हिंदू का ही लड़का काट दिया जाता है, मार दिया जाता है, क्योंकि उसकी ये गलती रहती है कि वो मोमडन लड़की से शादी कर लेता है। हिंदू लड़की से मोमडन शादी कर लेते हैं, हिंदू ने भी नहीं करा कभी ऐसा। आप क्या मांग है आपको, योगी जी से क्या मांगे उत्तर प्रदेश? योगी से मेरी ये मांग है, योगी जी ने जैसे इनकाउंटर सलीम के वास्तविक क्या नाम है उनका, उसका अपराधियों का करा है, मुझे भी वही बिल्कुल सेम टू सेम इनकाउंटर वाला सीन चाहिए अपने भाई के, उसके लिए। मौत के बदले मौत। हाँ जी, मौत के बदले मौत, ताकि ये जिहादी आगे कोई गुस्ताखी ना कर सके, किसी हिंदू पे हमलावार ना करे। और मेरा मानना भी है कि योगी जी इस बात को आज नहीं तो सुबह सुनेंगे, अखबार में, न्यूज़ पे, कहीं ना कहीं तो देखेंगे, उन तक ये खबर पहुंचनी भी चाहिए। प्रोफेसर था लड़का सर, उम्मीद थी इनको, ये सब फैक्ट्री वैक्ट्री में मजदूरी काम करते हैं, यही था उससे कुछ ही आगे बढ़े परिवार, कुछ कामयाब हुए, बच्चों को पढ़ावे, बच्चे हैं इनके बाहर के, पर सर सब कुछ खत्म हो गया इनका, तो ये मान लो बस। पढ़ के आगे निकला घर से, हाँ, पढ़ के आगे निकला। जी, पीएचडी कर रखी लोनी में है। पीएचडी नहीं है, पूरी लोनी के अंदर पीएचडी प्रोफेसर नहीं है केमिस्ट्री का। सर्वे कर लेना आप लोगों। पीएचडी किया हुआ था। हाँ जी, पीएचडी किया हुआ था। वो लड़की भी उसको पढ़ाता ही था सर कॉलेज में। एक शिक्षक को मार दिया जो दूसरों को ज्ञान बांटता था, शिक्षा देता था। इन जिहादियों को बिल्कुल शर्म नहीं आई। यही चाहूंगा मैं योगी जी से कि इनका जल्दी से जल्दी इनकाउंटर किया जाए। घर में सर रिश्तेदारी में, परिवार में उसी से उम्मीद करते थे सब, इनसे तो कोई फिर भी इतनी हम तो कोई सारे भाई अनपढ़ है सर। उसी से उम्मीद लगा रखी थी कि ये पढ़ा लिखा है, इसकी कहीं नौकरी लग जाएगी। हम तो 5 भाई थे, 5 में से एक पहले मर गया था, फिर 4 रह गए, फिर ये उम्मीद लगाने लगे। मैंने कि चल यार हम अनपढ़ है, एक तो भाई हमने पढ़ा लिखा दिया, कहीं इसकी नौकरी लग जाएगी तो कम से कम हमें बुढ़ापे में सहारा तो दे देगा। और कहता था वो तो, मुझे तो कहता था, कहने लगा मम्मी मेरा भाई पढ़ाते पढ़ाते घर का खर्चा चलाते चलाते मतलब बुढ़ा हो गया है, कहने लगा अब मैं से कमाने नहीं दूंगा। ऐसे ही बोलता था, मेरी माँ से भी लड़ जाता था कभी कभी। तो कहने लगा कमाने नहीं दूंगा इसको मैं बुढ़ापे में।
बहुत बुरा किया सर ये जो हुआ है। समाज के लोग क्या चाह रहे हैं? समाज के लोग क्या सर हम तो यही चाहो सजा होनी चाहिए, उनको एहसास होना चाहिए, कोई और आगे से ऐसी घटना ना हो, दिल में खौफ हो किसी चीज का, कानून का या कैसे भी। कॉलोनी के अंदर पहली घटना है ये, और ये मतलब हमें भी एक सबक मिल गया कि किसी मुसलमान पे विश्वास नहीं करना, हिंदू के लिए कितने खतरनाक है। जल्दी से जल्दी योगी सरकार से ये गुजारिश है मेरी कि इनका बहुत जल्दी इनकाउंटर किया जाए, इनको हिरासत में लेके। साहब बुलडोजर कार्रवाई कर सकते हो तो बुलडोजर भी चला जाए उनके घर पे, ताकि आगे ऐसी घटना हो ही ना, कोई भी मुसलमान इस घटना को अंजाम ना दे सके दोबारा। सर हमने तो इसका भी डर है कि ये सरकारी गवाह है, जैसे यही चश्मदीद है को गवाह, इसके साथ कोई घटना ना हो, इसकी भी। जी जी सर, इसकी भी सुरक्षा चाहिए। अब ये सर घर पे तो बैठा रहेगा नहीं, मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी, और हमें एक दो ने बोला भी है कि इसकी सुरक्षा जरूरी है। देखिए, ये नितिन के भाई थे और चश्मदीद भी हैं। इन्हीं के सामने छोटे भाई को गला दबाकर मार दिया गया और कोशिश की थी ये इनको भी मार दिया जाए और गला इनका भी दबाया गया, लेकिन ये वहाँ से बच निकले, जैसे-तैसे वहाँ से भागे वो। लेकिन नितिन जो है वो नहीं बच पाया और वहाँ से जो है उसकी मौत हो गई, उसको मार दिया गया। और समाज के लोग तमाम यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि ये जो है कार्रवाई जो की उन्होंने, जो वो मारा उन्होंने, वो हिंदू थे इसलिए मारा। हिंदू होने की वजह से मारा क्योंकि उसने मुस्लिम लड़की से शादी कर ली थी। जब ये लव जिहाद करते हैं, जब ये हिंदुओं के परिवार, हिंदुओं की लड़कियों को टारगेट करते हैं, तब इनको तकलीफ उस बात से नहीं होती, तब इनको कोई दिक्कत नहीं होती कि वो हिंदू लड़की क्यों इनके यहाँ पे आ रही है। अगर मुस्कान ने शादी किया और कि कहने का मतलब ये है कि इस समय जो है कहीं न कहीं मुस्कान भी मिली हुई थी उनसे। मुस्कान मिली हुई थी जब ये हमारे को वहाँ बुलाया गया, नहीं तो हमारे साथ ये घटना नहीं होती। उसकी ही बातों पे हम वहाँ चले गए, नहीं तो हम वहाँ नहीं जाते। मुस्कान का कोई कॉल आया आपके पास? फिर बाद में कोई कॉल नहीं आया उसका, नहीं जी, सिर्फ अपने चाचा के फोन पे ही बात की है, वैसे कोई कॉल नहीं आया उसका हमारे पास में। माता जी से बात हो जाएगी? हाँ जी, अंदर हो सकता। जिस तरीके से ये घटनाएं बार-बार सामने आती है और उनके भाई से बात किया हमने। माता जी क्या कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि मांग तो करनी पड़ेगी आपको वो प्रशासन से और इसलिए आपसे बात करने आया हूँ मैं। आपके बेटे को जिस तरीके से मार दिया गया, तो क्या कहना चाहोगे? वैसे मेरा बेटा मारेगा, ऐसे ही वे मर जा, ऐसा चाह रही मैं, ऐसी मांग पूरी कर रही। मेरा भी बेटा था, मैं भी माँ हूँ बस। और योगी से इस नाम वो मांग रही मैं। इसमें आप मुस्कान की भी गलती मानते हैं क्या? हाँ, सारी गलती उसी की है। उसी ने बुलाया मेरे लड़के को फ़ोन करके, उसके चाचा ने, उसके पापा ने, उसने कहा जाओ समझौता हो गया और मैं राजी हूँ ले जाने के लिए मेरे लड़के को। सारा हाथ उसी का, और वह लड़की जल्दी से जल्दी पकड़े जा, और मुझे नू पता चला हाँ हमने गिरफ्तार कर ली बस। और मैं योगी से यही मांग रही कि मुझे जल्दी से जल्दी इंसाफ चाहिए इस चीज़ का जी। घर में रहती थी, कुछ बोलती थी आप? जब हम नहीं बोलना थे तो वह कैसे बोलती मार से। जब मैंने अपनी बेटी समझी तो वह भी तो कुछ ऐसे समझती जैसे मैं बेटी समझू थी उसे। उसको बेटी मानती? हाँ बेटी मानती थी ना। बेटी मानी जी भी तो मैंने इतने दिन अपने पास में रखी। मुझे सिर्फ वो चाहिए निसाफ। जैसा मेरा बेटा मारे गया ऐसे ही उनकी मौत हो गई बस। मैं भी एक माँ हूँ, जैसा मैं रो रो कर तड़प रही ऐसा मेरा बच्चा प्रोफेसर मार गया, गला दबा दिया, मुस्कान न बुलाया, दीदी तो मेरा बेटा गया।
मेरा बेटा तो बर्बाद दिया। मैं तो कहूँ भगवान करे जैसा मेरे बेटे का गला दबाया, जोन सुना उन्होंने दबाया, उन्हें भी यही सजा मिलनी चाहिए। मर जा मैं कहूँ बिल्कुल, जैसा मेरा बेटा तड़पया। मुझे तो योगी से बची हुई चाह, वो चाह मुझे। कमाने वाला एक ही लड़का था। कमाने वाला तो मेरा प्रोफेसर था, वही कमाने वाला था, और बच्चे तो मेरे मजदूर हैं बेचारे। उम्मीद थी नितिन से कि ये करेगा कुछ। हाँ, वही मेरे सब परिवार को लेकर चला था, मेरे बच्चों को चला था, छोटों को बड़ों को सबको, उसी का ध्यान रहता सब पे। मैं तो योगी से एक ही मांग रही, बस मेरे बच्चे का निसाब चाहिए मुझे। जैसा मेरा बच्चा मारा, जिन्होंने मारा वे भी ऐसे ही मारे जा। जब मैं किसी के लिए गलत नहीं करा, उन्होंने कैसे करा? मेरे बच्चे को घर पे बुला कर मुस्कान ने, उसके पापा ने, उसके चाचा ने और मुस्कान ने कहा को मैं खुश हूँ, घर जाने के लिए आ जाओ मुझे लेने। प्लानिंग करके मारा है। हाँ, प्लानिंग उसी की है, मुस्कान की। और मुस्कान मुझे जल्दी से जल्दी उसमें चाहिए कस्टडी में। क्या ये हिंदू परिवार से नितिन थे और वो मुस्लिम परिवार से थे, ये भी वजह मानते हैं क्या आप लोग? उन्होंने मानी, हमने नहीं मानी कभी भी। मानी है इसकी? उन्होंने मानी, हमने नहीं मानी। हिंदू मुसलमान की हमने नहीं मानी। हमने तो जब हमारा हिंदू में आ गई थी, आज हमने हिंदू ही मानी थी। लेकिन तकलीफ उनकी थी कि उनकी जो बेटी है वो हिंदू परिवार में गई। हाँ, उन्हें थी। आप बहन थी? हाँ। आप भी उस समय जब खोजने के लिए आप भी गए थे? नहीं, मैं नहीं थी, मेरी छोटी वाली बहन थी। अच्छा, आप भी उस समय हाँ। आपने वहाँ पर क्या देखा, क्या कुछ आपको वहाँ पे दिखाई दिया जब आप खोजने गए? जब हम यहाँ से मतलब कि उन्होंने 5:30 बजे से कॉल करी थी मेरे भाई और को, तो हम साथी थे, तो उसके चाचा जी का फ़ोन आया था, उसके पापा का फ़ोन आया। तो जब उन्होंने ये कहा कि भाई सलाह मशवरे के लिए हम बुलाना चाहते हैं, आप आ जाओ, तो मेरे भाई ने एक बार मना कर दी थी। यो कहा भाई मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरी वाइफ वहाँ है ही नहीं, जा ही नहीं सकती। उसे इतना यकीन था कि वो वहाँ जा नहीं सकती। लेकिन जब उन्होंने मतलब कि उससे बात कराई और मुस्कान ने यह कहा कि हाँ मैं आने के लिए तैयार हूँ, कोई गिला शिकवा नहीं है, और मुझे थोड़ी प्रेगनेंसी में दिक्कत हो रही है, दर्द वगैरह हो रहे हैं मेरे, तो मेरा भाई पागलों की तरह प्यार करता था उसे, मुस्कान से और अपने बच्चे से तो इतना करता था कि जब से उसे पता चला था ना कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, वो उसे एक परियों की तरह ही रखा था। वो पैर भी नीचे नहीं रखना देता था। मतलब हम लोगों का इतना बड़ा जॉइंट फैमिली है, इसके बावजूद भी वो अकेली उस कमरे में अकेली रहती थी। पूरा उसे सब सुविधा दी गई थी। कभी जब से वो जैसे कहती थी ऐसे ही खाती थी। एक हम हिंदू हैं, हम थोड़ा नॉनवेज कम खाते थे, तो बाहर से मंगाती रहती थी बनाने की, तो मेरा भाई से वो भी ला के दिया कर था। जब उसने कहा बाहर से ही खाना ज्यादा आया कर था, बस उसका एक काम था कि खाना सोना, खाना सोना, किसी से कोई मतलब नहीं था। उस दिन भी यह वारदात हुई थी। उस दिन अभी 2:30 बजे संडे का दिन था, मेरे भाई ऊपर था और वह नीचे थी, पढ़ रहे थे, क्योंकि अगले महीने उसका पेपर था। तो वो ऊपर भी पढ़ रहे थे, तो वो पढ़ रहे थे, वहाँ से ही वो बाहर चला गया किसी काम के लिए। जब 2:30 बजे वो वहाँ से आया, उसने गेट बजाए। गेट बजाने के बाद जब वो नहीं बोली, काफ़ी सारी आवाज़ लगाई, उसे ये घबराहट हुई कि भाई शायद प्रेग्नेंट औरत है, रात से सो रही है, क्या पता कुछ घटना घट गई हो। उसने तेज तेज चिल्लाया। जब उसके बाद उसने 15 मिनट के बाद कुंडी खोल ली। कुंडी खोलने के बावजूद फिर भाई ने उसे एक ही बात कही कि भाई तुम सो रहे थे या मर गए थे, आवाज़ नहीं सुनाई देती आपको? उसने जवाब नहीं दिया। फिर उसने यही कहा कि जैसे मतलब खाना वाना खाने का या हमारे लिए बनाने का कोई इरादा है या नहीं है, इस तरीके से रहोगे, तुम प्रेग्नेंट हो, चलना फिरना जरूरी है, इस तरीके से तो पेट ही पटवाओगे। ये बात एक सच है भी। इतने कहने के बाद ही मेरा भाई तो निकल गया। हम लोग ऊपर थे, हमें नहीं पता। अब जो ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता तो हम मारपीट होती तो छुटान भी आते हैं। वो इतनी ही बात पे वो तो भाई तो चले गया। उसके 10 मिनट बाद में ऊपर से नीचे आई देखने के लिए, तो हमारी आंटी ने ये बताया कि आपकी छोटी बहू उधर की साइड चली गई है। तो जब यहाँ से गए तो क्या लगता है कि मुस्कान ने ही बुलाया प्लान करके उसको यहाँ? जी, पूरी प्लानिंग उसी की है। उसने फोन अपने आप से उसके पहले बाप ने करा, फिर उन्होंने जब वो मेरे भाई मना कर दिया तो उसने फिर खुद बात करके बुलाई है ना।
खुद बुलाया है कि मैं आ रही हूँ, जब मेरा भाई चला। अपने पति को ऐसा कैसे क्यों कर सकते? ऐसे ही प्लानिंग, वो फोन पे बात कर रही थी अपने बुआ से भी, सबसे मतलब सबके टच में थी वो, उससे बात करते थे। सबसे बात करती थी। हम लोग एग्री थे, लेकिन जो उसकी फैमिली थी वो उनसे एग्री नहीं थी। धमकी भरे फोन में हमेशा यही करते थे उसके माँ बाप और उसके चाचा जी कि जब भी मिलेगा ये हम इसे मार देंगे। बेटी भी गुमराह में आ गई थी उनके। हाँ बिल्कुल, एक बेटी मैं भी हूँ, दूसरी वो भी है। जब एक लड़की अपने परिवार की तरफ रहती है, दोनों पक्ष की बात सुनती है, तो वो अपने परिवार की पहले सुनेगी, पति की नहीं सुनेगी। इतनी यही एक वजह रही है कि वो धीरे धीरे प्लानिंग, सोची समझी साजिश थी, मैं तो यही कहूंगी। और जिस दिन मतलब कि वो नहीं 8 बजे तक मेरे भाई हर नहीं आए, मैं मतलब कि फोन करे, फोन बंद हो चुके थे इनके, फोन बंद हो गए तो फिर उसके बाद हमने ढूंढना चालू करा। जो इनके साथ एक आंटी गई थी मेरे भाई के, वो 8:30 बजे आई और वो काफ़ी डरी हुई थी। ये बोली कि भाई यार तो पकड़ लिया उन्होंने और तुम ऐसे करो कंप्लेंट कर दो। मैंने 112 पे कंप्लेंट की, उस टाइम में पुष्पांजलि में थी। वहाँ की पुलिस आई, उन्होंने ये कहा कि भाई मतलब कि ये हमारे एरिया नहीं पड़ता, आप जाओ रूपनगर। मैं रात को ही 8:30 बजे के बाद, 8:45 का टाइम हो रहा होगा, वहाँ पे गई। उन्होंने यूँ कहा कि ये हमारे एरिया नहीं पड़ता, वहाँ बनथला जाओ। बनथला गए, वहाँ भी नहीं करी। फिर उस दिन में ही हमारे भाई का फ़ोन आ गया कि मतलब कि वो फरकनगर की चौकी है, मैं वहाँ हूँ। हम रात को ही वहाँ गए। वहाँ की पुलिस भी मतलब पूछताछ ही करती रही, ये था वो था वो था ये था। काफ़ी होने के बाद झुंझुन मंजू जब हमने कहा कि हमारे बच्चे को अगर खतरा है, क्या पता मार भी दिया हो, उसके बाद वो लेके गाड़ी लेके चले। हम बाइक पे थे, हम देखते देखते गए। काफी सुनसान जंगल, रात को करीबन 10 बजे का टाइम था, 10 साढ़े 10 का, जब हम वहाँ गए। वहाँ इधर उधर झरना भी बह रहा था, हमने देखा नहर टाइप था। तो जब उधर से हमने सारे को देख लिया, हमारे भाई हमें कहीं नहीं दिखाई दिया। उधर से जब मैं ऐसे घूम के चली, क्योंकि जब मैं इस साइड थी, इस साइड तो कुछ नहीं था, जब मैं बैठ के उधर से चली तो उस साइड मतलब कि जब टॉर्च लगाई तो मेरे भाई के पैर ऐसे कर रखे थे उन्होंने, मार के नीचे इसमें गाड़ रखा था मेरा भाई। और मेरे भाई की जो चप्पल थी, मैंने अपने भाई को यूं चप्पलों से पहचाना और मैं बाइक पे से नीचे कूद गई। अपने भाई को आज लगा ली, भाई भाई यही है। मैं कभी देर तक उसे टांग पकड़ खींचा, आवाज लगाई, भाई मैं आ गई हूँ, बाहर निकल। मेरे भाई में दम नहीं था बिल्कुल भी, मतलब कि इतना बुरा हादसा उन्होंने कर रखा था। गला दबा के मेरे भाई के ऊपर से टायर निकाल रखा था, उसका चेहरा ऐसे हो रहा था। मैंने बहुत आवाज लगाती रही, मैं कहा भाई भाई भाई, लेकिन मेरा भाई नहीं बोलना। इतनी बहरे में से उन लोगों ने मेरे भाई को सोची समझी साजिश के तहत मार दिया। मैं तो यूं ही कहूंगी कि उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए। और मुस्कान जहाँ भी है, जल्दी से जल्दी उसे हमारे सामने लाई जाए, कस्टडी में लिया जाए। और जो वो बच्चा है हमारे भाई की आखिरी निशानी है, पुलिस कस्टडी में ही हमें सौंप दिया जाए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए कि आगे कोई भी लेडीज ऐसा करने से यूँ चौंके कि भाई हाँ ऐसा वैसा बच्चा नहीं था, मेरा भाई प्रोफेसर था। एक प्रोफेसर बनने में इंसान की एडिया तक घिस जावे कि भाई वो नालायक आदमी था या पढ़ा लिखा नहीं था या कोई वैसा था, कमाता नहीं था, वो से बहुत अच्छे से रखता था। उन्होंने एक प्रोफेसर की हत्या करी। मैं तो यूँ ही कहूँगी कि उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले। योगी जी से मैं इसमें यही बात कहूँगी कि योगी जी हमारी ये हाथ जोड़ के विनती है कि जिन्होंने भी ये काम करा है, आसिफ अली और मेहरुद्दीन, उन्हें इनकाउंटर ही किया जाए और जो बाकी क्या उन्हें जल्दी से जल्द पकड़े जाए और मुस्कान को तो जल्द से जल्द लाया जाए कस्टडी में और उसका बच्चा हमें सौंप दिया जाए। क्या पता उन्होंने वो बच्चा मार भी दिया हो, टाइम उसे पूरा चल रहा है। जब उन्होंने मारा भाई मार दिया तो बच्चा कैसे छोड़ देंगे? अगर उस बच्चे को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार भी उसके घर के और मुस्कान ही होंगे। बस ये नितिन के परिवार के लोग थे, उनकी बहन थी, उनकी माता जी थी और उनके भाई से हमने बातचीत किया और इन जो कुछ घटना घटी थी उस समय लोग मौजूद थे, उनसे बातचीत करके इनकी राय रखी आप तक और इनकी क्या मांग है उस चीज़ को भी हमने कैमरे के सामने रखा। और इनकी मांग है कि इनके भाई को भी जो है वो सुरक्षा दिया जाए, क्योंकि उनकी जो है साजिश की गई थी इनको मारने की, ये वहाँ से बच निकले, चश्मदीद हैं ये और वो
अपने आंखों से देखा था उन्होंने, गवाह भी यही हैं। तो इनकी मांग है कि कभी भी इनके साथ में कुछ भी हो सकता है, इसलिए इनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए।